सो वेलकम टू इग्निशन क्लासेस बच्चों। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का चैप्टर वन का जो चैप्टर वन है उसका यूनिट टू जो है, चैप्टर वन है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और यूनिट टू जो है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, इसके क्लासेस हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग समझेंगे डिटेल में कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले बच्चा आपको एक कहानी, एक चीज बताते हैं। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्चुअली में जरूरी क्यों है, व्हाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज सो इम्पोर्टेंट। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, है ना। बहुत सारी अलग अलग कंपनी हो और सारे कंपनीज अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बनाएं, सारे कंपनी अपने हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनाएं, अपने हिसाब से ट्रेडिंग बनाएं, अपने हिसाब से पीएल बनाएं, बैलेंस शीट भी उसी हिसाब से बनाएं। सारी कंपनियां अगर अपने अपने तरीके से बनाएंगे और कोई एक सिस्टम फॉलो नहीं होता, अलग अलग सिस्टम फॉलो करेंगे, जिसका जो मर्जी करेगा, जिस मेथड से करने का दिल करेगा, वो सारे लोग उसी मेथड्स को फॉलो करेंगे। अब होगा क्या एट द एंड, सारे जितने भी बिजनेसेस होंगे सबके अपने अपने तरीके होंगे अकाउंट बनाने के, सबके अपने अपने तरीके होंगे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए, है कि नहीं। तो जब सब कोई बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट सारा बनाएंगे, तो होगा क्या, सबके अपने अपने तरीके के प्रॉफिट एंड लॉसेज आएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सब कंपनी अलग अलग सिस्टम फॉलो करती है अकाउंटिंग के, अपने अपने तरीके अपनाते हैं, तो होगा क्या, सबके अपने तरीके होने की वजह से सबके अकाउंटिंग जो प्रोसेस होंगे वो अलग होंगे। किसी का कोई कुछ प्रॉफिट आएगा, किसी का कुछ लॉस आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आएगी कि अगर कोई कंपटीटर है, कोई सप्लायर है, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अपने अकाउंट को अपने कंपटीटर के अकाउंट के साथ, प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना चाहें, तो कंपैरिजन जो होगा वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? ट्रू एंड फेयर कैसे नहीं होगा? कारण क्या है कि सबका तो अपना अपना सिस्टम है, कोई अपने मन पसंद के हिसाब से बना रहा है, जो उसको अच्छा लगता है उसके हिसाब से बना रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर हमें कोई कंपैरेटिव स्टेटमेंट जानना हो, कोई कंपैरिजन करना हो अपने कंपटीटर के साथ या अपने सेम इंडस्ट्री की कंपनियों के साथ, है ना, तो वो कंपैरिजन कभी भी ट्रू नहीं होगा, कभी फेयर नहीं होगा, और हम अपने बिजनेस को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो सही वे में ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है। ठीक है ना। तो इन सब चीज को देखते हुए अकाउंटिंग के लिए एक सिस्टम बनाया गया, एक प्रिंसिपल लाया गया, ताकि जितने भी कंपनियां हैं पूरे यूनिवर्स में, सारे लोग एक सिस्टम को फॉलो करें, एक प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि सबका एक पैटर्न के तरह से अकाउंट बने। और इसमें क्या होगा, तब जाके कंपैरिजन फेयर एंड ट्रू हो पाएगा, राइट। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया बच्चा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आया समझ में कि नहीं है? एंड कन्वेंशन विल डिस्कस, अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो चलो एक बार सीखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट। मैंने अभी क्या कहा बच्चों कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब है पूरे दुनिया में जितने भी कंपनीज हैं, जितने लोग अकाउंटिंग बनाते हैं, जितनी कंपनियां होंगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, सब एक अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करेंगी, एक रूल्स को फॉलो करेंगे। समझ में आ गया नहीं है? तो इससे क्या होगा, जब सभी एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमें बिजनेस को कंपेयर करने में, ट्रेंड्स देखने में, एनालिसिस करने में, ये सारी चीजें एडवांस इजी हो जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स है जो सारे अकाउंटेंट यूनिवर्सली अडॉप्ट करते हैं और उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। दे आर द नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब ही हुआ रूल्स। दे आर द नॉर्म्स और द रूल्स विच फॉलोड इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉलो होते हैं बच्चों, तो ये सिस्टम सारे लोगों, सारे अकाउंटेंट, सारी कंपनियां, पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑल द वर्ल्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। आया समझ में कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक बोल सकते हो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट। मतलब जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट आप अकाउंटिंग के लिए फॉलो करते हो उसी को बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल मतलब जो बेसिक रूल्स है, जो बेसिक रूल्स हैं जिसे कंपनी अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करती है, उसको बोलती है बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट। आया समझ में कि नहीं है? नेक्स्ट आता है बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशन।
अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन एक प्रथा है, एक ट्रेडिशन है। एक प्रथा है, एक ट्रेडिशन है। कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम जो कई सालों से चला आ रहा है और उसे जब लोग कोई एक सिस्टम को बार बार फॉलो हो तो धीरे धीरे वो आपकी ट्रेडिशन फॉर्म कर लेता है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, आप लोग सब जानते हैं बच्चों कि हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग या ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप देखोगे तो अगर कभी भी आप देखोगे, एक मान लीजिए लड़का है, एक बॉय है, राइट, और एक लड़की है, ठीक है, ये गर्ल का फोटो बनाया। गर्ल्स डोंट गेट एंग्री बिकॉज थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं बना रहा हूं, व्हाटएवर। अब कभी भी एक लड़की की शादी होती है, राइट, तो आपने देखा कि कभी आज से पहले कई हजार साल पहले कभी तो एक लड़की, पहली लड़की की शादी हुई होगी। तो जब ये फर्स्ट बार किसी लड़की की शादी हुई तो शादी के बाद वो सीधा ससुराल आती है। इसको क्या बोलते हो आप? ससुराल आती है, राइट। लड़की कहाँ आती है? ससुराल आती है। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जब भी एक लड़की की शादी हुई, दूसरी की शादी हुई, चौथी की शादी हुई, ऐसे ऐसे करके शादियां होती रहीं कई हजार सालों से, और लड़की शादी के बाद कहाँ जाती थी? अपने ससुराल, अपने हस्बैंड के घर जाती थी। आया समझ में कि नहीं है? अब ये हुआ क्या, धीरे धीरे एक कल्चर बन गया सोसाइटी में कि लड़की की शादी होती है तो विदाई के बाद वो अपने हस्बैंड के घर जाती है। तो क्या हो गया? एक ट्रेडिशन बन गया। कभी देखो लड़का शादी करके लड़की के घर नहीं आता, बल्कि लड़की शादी करती है और लड़की हस्बैंड के घर चली जाती है और उसके परिवार को संभालती है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये जो सिस्टम था, ये जो कल्चर हमारा बना है, वो एक धीरे धीरे एक प्रथा बन गई, एक ट्रेडिशन बन गई। तो आज चाहे अमीर हो बच्चा, मिडिल क्लास हो या वेल हाई प्रोफाइल हो, सबका ये सिस्टम बना हुआ है कि लड़की की शादी के बाद क्या होता है? उसे अपने ससुराल जाना पड़ता है। तो एक ट्रेडिशन बना जो कई सालों से चला आ रहा था, उसे हमने क्या कहा? एक ट्रेडिशन बन गया। उसे हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं और आने वाले हजारों सालों तक फॉलो करते ही रहेंगे। दिस इज नोन एज ट्रेडिशन। आया समझ में बच्चों? तो जब ये ट्रेडिशन बना तो इसी ट्रेडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? कन्वेंशन बोलते हैं। तो अकाउंट्स में भी सेम चीज हुआ। अकाउंटिंग में कुछ कंसेप्ट ऐसे हुए कि जो स्टार्टिंग में फॉलो किए जा रहे थे और कई सालों से जब हम इसे फॉलो करते जा रहे हैं, है ना, तो जब ये फॉलो करते जा रहे हैं तो ये ट्रेडिशन बन गए। क्या बन गए? ट्रेडिशन, और एक प्रथा बन गई, और हम लोग इसीलिए उसको अभी तक फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये कोई बुक ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ नहीं होता है कि ऐसा ही होना चाहिए, बट वो हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, लड़की की शादी हो रही है, विदाई करके वो अपने हस्बैंड के घर जा रही है, बट कहीं किसी भी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि शादी के बाद लड़की को ही हस्बैंड के घर जाना है। कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है, रूल नहीं है, बट फिर भी क्या हो रहा है? हम लोग इसे फॉलो करते हैं, कई हजार सालों से ये चला आ रहा है। तो सेम चीज हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलता है कि कुछ चीजें जो कई हजार सालों से फॉलो की जा रही हैं, तो वो हमारा एक रूल बन जाता है, एक ट्रेडिशन बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आ जाते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब समझ लेते हो? तो देखो बेटा, जब भी हम कोई अकाउंटिंग करते हैं तो कभी कभी कुछ ना कुछ माइंड में अजम्पशन लेके ही करते हैं, कुछ कुछ अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना। कि हमने जैसे मान लो अज्यूम कर लिया कि मुझे इस तरह से करना है। जैसे मान ले अज्यूम किया कि मैं यहाँ से जाऊंगा, इसके बाद मुझे लोग यहाँ पे इस तरह प्यार करेंगे, मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। तो कुछ अजम्पशन बेस्ड हम चलते हैं अकाउंटिंग को फॉलो करते वक्त। समझ में आया कि नहीं आया? तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग फंडामेंटल अजम्पशन एज अनस्पोकन रूल, मतलब एक ऐसा रूल जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट वो रूल हम अज्यूम करते हुए अकाउंटिंग को करते हैं, इसीलिए उसको कहा गया अनस्पोकन रूल दैट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलायबल एंड यूनिफॉर्म। जो आपको इंश्योर करता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो आपके रिलायबल हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक अकाउंटेंट है और ये है टाटा कंपनी, राइट बच्चों। अकाउंटिंग का काम क्या है? आपका क्या काम है बच्चा? आपका काम है अकाउंटिंग करना, राइट। आपका काम है अकाउंटिंग को करना, ध्यान देना, आपका काम है अकाउंटिंग करना, और टाटा कंपनी ने आपको जॉब पर रखा, राइट। तो आप यहां पे अकाउंटेंट हो, टाटा कंपनी ने आपको जॉब पे रखा है। तो जब कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो वह तीन बातें अज्यूम करता है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, अकाउंटेंट जो है वो टाटा कंपनी में जैसे ही काम करने जाएगा वो तीन बातें माइंड में अज्यूम करते हुए करता है। तीन बातें क्या अज्यूम करता है?
वो 3 बातें जो अज्यूम कर रहा है उसी को बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ओके बच्चों, तो देखो वो 3 बातें क्या अज्यूम करता है, पहले ये देख लेते हैं। पहला वो अज्यूम करता है कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एजम्पशन है, जो आपका अकाउंटिंग एजम्पशन है, FAE इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं एक एजम्पशन वो करेगा कि जिस कंपनी में मैं अकाउंटिंग करने जा रहा हूं, ये कंपनी अभी 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल में बंद होने वाले नहीं है, मतलब ये चलती रहेगी। आया समझ में कि नहीं है? तो इसीलिए हम लोग गोइंग कंसर्न एक फॉलो करते हैं। दूसरा कि कंसिस्टेंसी रहने वाली है अकाउंटिंग में, ये भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि दूसरा एजम्पशन क्या बेस्ड होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। तीसरा क्या होता है, अक्रूवल होगा। क्या होगा, अक्रूवल। तो 3 चीजें, 3 एजम्पशन हमें अकाउंटिंग करते वक्त, जब भी कोई बिजनेस अकाउंटेंट कोई भी अकाउंटिंग करता है बच्चा, तो 3 बातें अज्यूम करते हुए अकाउंटिंग करता है। तो 3 क्या है आपका, एक है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। विल सी दैट। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक अजम्पशन को क्लियर करेंगे ताकि उसे हमें और अच्छे से समझने में आसानी हो। देखो सबसे पहला हमारा अजम्पशन है गोइंग कंसर्न। क्या है बच्चों, गोइंग कंसर्न। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। पहला अजम्पशन हमारा है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज द बिलीफ, अब यहां पे ध्यान देना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज द बिलीफ दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर। फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब ये अकाउंटिंग जब भी कोई बिजनेस करता है बच्चों, तो सबसे पहले वो क्या अज्यूम करता है, वो अज्यूम करता है कि ये जो बिजनेस है फोर्सेबल फ्यूचर मतलब कई सालों तक, जिसे हम बता नहीं सकते कि कब एंड होगा, कई सालों तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया, गोइंग कंसर्न कहा गया है। अंडरस्टूड और नॉट? एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, और ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस को आने वाले फ्यूचर में 2, 4, 10 सालों में क्लोज करना है। तो ये कंसेप्ट आपका बताता है गोइंग कंसर्न। तो पहला अजम्पशन आपका आ गया। जैसे मान लो अकाउंटेंट है, बजाज एंड कंपनी है बच्चा, अकाउंटेंट अज्यूम की बिजनेस चलता रहेगा। जब भी वो किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो ये मानते हुए चलता है कि बिजनेस जो है ये हमेशा कंटिन्यू रहने वाला है, आने वाले साल 2 साल में बंद नहीं होगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप डाउट पूछ सकते हो, और अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो सीए फाउंडेशन में ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और केविन क्लास 11 में भी आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक टॉपिक है, तो आप इसको पढ़ लोगे तो आपके उस टॉपिक का जो क्वेश्चंस आते हैं अकाउंट क्लास 11 में, उसे भी आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है ना। चलिए अब देखो बच्चा, तो मैंने कहा अकाउंटेंट जो है वो अज्यूम करता है कि जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है और ये चलता रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट इज मेड। देखो बोला क्या गया बेटा, हम लोग ये पहले अज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है, अजम्पशन करते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में अलग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम मानते कि नॉन करंट, पहले समझ लो कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट क्या है, फिर हम आपको बताते हैं। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, करंट एसेट क्या है, जो एसेट आपके बिजनेस में सिर्फ 1 साल से कम पीरियड के लिए रहने वाली है उसे हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। और जिसका लाइफ साइकिल जो है 1 साल से ज्यादा हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल ज्यादा हो, 1 ईयर से ज्यादा हो, उसे हम लोग नॉन करंट एसेट बोलते हैं। राइट बच्चों? तो अब हमें मालूम है कि बिजनेस हमारा लॉन्ग पीरियड तक जाएगा, तो हमको तो पता नहीं है कि बिजनेस लॉन्ग पीरियड में कितने सालों तक जाएगा। हम मानते हैं कि ये गोइंग कंसर्न है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एसेट बिजनेस में 1 साल से कम पीरियड के लिए रहने वाली हैं उसे हम लोग करंट एसेट में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और जो हमें मालूम है कि 1 साल से ज्यादा पीरियड तक बिजनेस में रहने वाली है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉन करंट एसेट मान लेते हैं। तो यही वजह है बच्चों कि हम करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में डिवाइड करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब आता है नेक्स्ट अजम्पशन हमारा है बेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब भी समझते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ अजम्पशन स्टेट, देखो द कंसिस्टेंसी अजम्पशन स्टेट दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिस और मेथड, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस या जो अकाउंटिंग मेथड आप यूज कर रहे हो या आपने सेलेक्ट किया है आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए, once selected and adopted it must be continue to use same method in future period। मतलब क्या, जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट या प्रिंसिपल आज आपने अकाउंटिंग करते वक्त अज्यूम करा है, अडॉप्ट किया है, ठीक है, अपनाया है,
ये मानते हुए हम अपना रहे हैं कि आने वाले सालों में हम लोग सेम मेथड को, सेम कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। मतलब अकाउंटिंग जो कंसेप्ट होगी, अकाउंटिंग जो रूल होगा, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल होगा, ये सेम तरीके से चलता रहेगा आने वाले सालों में। हमारे अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, इसीलिए इसको कहा गया है कंसिस्टेंसी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप स्टॉक वैल्यूएशन करते हो बेटा, जैसे यहां पे देखो फॉर एग्जांपल यूजिंग अ फीफो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। हम जब स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं तो स्टॉक वैल्यूएशन मतलब एंड ऑफ द पीरियड, एक साल जैसे आपके कंप्लीट होते हैं तो हमें यह जानने की जरूरत होती है कि हमारे अकाउंट में, हमारे एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितने के स्टॉक या इन्वेंट्री बचे हुए हैं बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर, तो हमें उसे वैल्यूएशन करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं स्टॉक वैल्यूएशन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आपका फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, बेस स्टॉक मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, समझ में कि नहीं है, एवरेज स्टॉक मेथड है। तो ये डिफरेंट मेथड है। तो कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है, अकाउंटिंग करती है या अकाउंटिंग करता है, तो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए वो एक प्रिंसिपल, एक मेथड को अडॉप्ट करता है कि चलो हम यहाँ पे इसने अडॉप्ट किया कि हम फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में स्टॉक को वैल्यू करेंगे। अकाउंटेंट ने यहाँ पे ये वैल्यू किया, तो जब उसने फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग फीफो मेथड में वैल्यूएशन की है इन्वेंट्री को, तो वो मानते हुए कर रहा है कि सेकेंड ईयर में भी हम सेम करेंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में भी हमारे सेम मेथड होंगे या सेम वैल्यूएशन के कंसेप्ट होंगे अकाउंटिंग को, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन के लिए। इसीलिए इसको कहा गया बेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। जब भी आपने कोई प्रिंसिपल या कोई मेथड अडॉप्ट किया है वो कई सालों तक सेम तरीके से फॉलो किए जाएंगे। ये आप जब मानते हो, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आया समझ में? तो ये भी हमारा एक असम्पशन था। समझ में आया कि नहीं है? अब आ जाते हैं थर्ड कंसेप्ट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। पहले ये जान लेते हैं कि ये जो हमने अकाउंटिंग की थी, क्या ये अकाउंटिंग मेथड या प्रिंसिपल क्या कभी चेंज भी कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है फीफो कर रहे थे, पहला 5 साल हमने फीफो किया, फिर हम उसे ले जाके लीफो में कन्वर्ट कर दें या बेस स्टॉक मेथड कर दें या एवरेज स्टॉक मेथड कर दें, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज किया जा सकता है अगर ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कंपनी में। तो कब हम चेंज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसी में बी चेंज ओनली। अकाउंटिंग पॉलिसी आप कब चेंज कर सकते हो? अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी ओनली चेंज इफ लॉ रिक्वायर्स। अगर कोई गवर्नमेंट ने लॉज में चेंजेस किए, कोई ऐसा चेंजेस लॉ के अंदर में आ गया और लगता है आपको कि लॉ के हिसाब से आपको अपने अकाउंटिंग कंसर्न में चेंजेस करने हैं, तो आप यहां पे चेंजेस कर सकते हो। तो सम चेंजेस इन लॉ बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड होता है इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताए? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं अकाउंटिंग में, है ना? तो अगर उसमें कोई चेंजेस आता है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लॉ में कोई चेंजेस आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लॉ में कोई चेंजेस आता है, तो भी हम अपने अजम्पशन में बदलाव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। अगर कंपनी को लगता है कि अपने अकाउंट्स को कुछ बेटर प्रेजेंटेशन देना है और उसके लिए अगर उसे अपने मेथड ऑफ अडॉप्ट जो उन्होंने किया था, अगर उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है, तो भी वो चेंजेस कर सकता है। तो ये 3 केसेस है जिसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस किए जा सकते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड इट। थर्ड assumption हमारा होता है एक्रूअल बेसिस। क्या होता है बच्चों? एक्रूअल बेसिस। इसको भी समझ लेते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक प्लेस, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग ये बताता है कि आप ट्रांजैक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड करोगे जब आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, राइट? बट नॉट when the transaction completed or not when transaction take place। जैसे आपका पैसे का लेना देना होता है, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जब पैसे का लेना देना होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज 5 तारीख हो और 5 तारीख को आपने क्या किया? कोई सामान उधार में बेची, तो दिस इज द डे आपकी अकाउंट में एंट्री होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होना चाहिए, भले ही आपने क्रेडिट में बेचा हो, है ना? तब भी आपको रिकॉर्ड करना है। तो आज के दिन में ट्रांजैक्शन हुए हैं और मान लो आपको 15 तारीख को आपको पैसे मिल रहा है, तो 15 तारीख को आप क्या सोचोगे कि मैं 15 तारीख को जाके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा सेल का? नहीं, आप जिस दिन आपके ट्रांजैक्शन सेल के हुए उसी दिन आप रिकॉर्ड करोगे। इसीलिए इसको कहा गया एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करना, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। हाँ, जब आपके सेटलमेंट हो रहे हैं उस टाइम में आपके जो पैसे आ रहे हैं उसकी एंट्री होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन स्टार्ट कब हुआ है? 5 तारीख को, तो एंट्री आपको 5 तारीख को करनी है। जैसे यहाँ पे देख लो, गुड सोल्ड टू रवि ऑन 1/5/26। मान लो आपने
1 मई 2026 में गुड्स बेचा रवि को। तो ट्रांजैक्शन का डेट आपका क्या हो गया बेटा, 1/5/26 इज द डेट ऑफ योर ट्रांजैक्शन, राइट। आपके पैसे का अमाउंट कब रिसीव हो रहे हैं, 5 जून 2026 को अमाउंट रिसीव हुआ है। तो ये है आपका अमाउंट, अकाउंट को सेटल करने का डेट। बट जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन 1/5/26। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड डेट विल बी 1/5/26, नॉट ड्यूरिंग द डे, नॉट ऑन द डे व्हेन द अकाउंट सेटल। तो आपको पहले रिकॉर्ड कब करना है, जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। इसीलिए इसको कहा गया एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और आप लोग जब 11 में बच्चे हो, आप फाइनल अकाउंट करते हो, उस वक्त भी देखते हो कि अकाउंटिंग ट्रेडेड पेयर जो हम लोग बनाते हैं वहां पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो हुआ है, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चों। ओके, यहां पर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग ये सीखा। अभी हम सीखते हैं अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्या होता है बच्चा, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी मतलब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है। मतलब यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल ये ओनर है एंड दिस इज द बिजनेस, राइट बच्चों, एंड ही इज द प्रोप्राइटर, जो मालिक होता है बिजनेस का, जिसको ओनर भी हम लोग बोलते हैं। ये बंदा है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो ही इज द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग द मनी इनटू द बिजनेस। तो इसने पैसे लगाए, कैपिटल इन्वेस्ट किसने किया है, ओनर ने किया है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम क्या ये मान लें कि ये मेरा बिजनेस है तो मैं और मेरा बिजनेस दोनों एक इंसान है? नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। बिजनेस को और बिजनेसमैन को दोनों को अलग अलग मानना है हमें। इसीलिए आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा कि द बिजनेसमैन एंड द बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ये हुआ दोनों की अलग अलग पहचान है। लीगली दे आर टू डिफरेंट बॉडीज। अंडरस्टूड। बिजनेस को कहा गया है आर्टिफिशियल बॉडी, बट वो भी एक बॉडी की तरह ही ट्रीट होता है, इसीलिए बिजनेस को कहा गया बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल बॉडी। तो अब यहां पढ़ो, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पे मान लो ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए, तो जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है क्या ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं बच्चों, हमेशा अकाउंटिंग होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब यहां पे जब भी कोई अकाउंट्स की बुक बनेगी, अकाउंट्स की कोई भी बुक बनती है, मतलब रिकॉर्डिंग होगी, हमेशा बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड होगा, ना कि बिजनेसमैन के। आपको समझना है कि बिजनेस इज द मेन बॉडी वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस विल टेक प्लेस। समझ में आ गया नहीं है? और एक आउटसाइडर की तरह फॉर द टाइम में इसे आप मान सकते हो। आए बच्चों, तो अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ओनर, अभी मैंने कहा ना बच्चा, ओनर एंड द बिजनेस आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटी। दोनों को अलग अलग माना जाता है, तो दे आर कंसीडर्ड एज टू सेपरेट लीगल एंटिटी। सो कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। देखो यहाँ पे यही चीज है कि मैंने क्या कहा कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। इसने बिजनेस को पैसे लगाए जिसे कैपिटल कहा जाता है। ये कैपिटल बाद में बिजनेस को इसको रिटर्न करना है, तो इसीलिए कैपिटल को क्या माना जाता है? लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि ये अलग बंदा है और बिजनेस अलग है। इसने इसको पैसे दिए थे तो ये पैसा बाद में वापस करेगा, इसलिए बेटा कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी होता है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप एवरीबडी क्लियर अबाउट इट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे मनी को वैल्यू देने वाले हैं और मेजर करने वाले हैं। मतलब मेजरमेंट मतलब रिकॉर्डिंग एक तरह से बोल सकते हो, और यहाँ बोल रहा है प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल जो बताता है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके मनी में वैल्यू होने चाहिए, उन्हें मनी में मेजर किया जाना चाहिए, ये बोलता है। तो देखो, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट आर मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। समझ में आ गया नहीं है? तो जो ट्रांजैक्शंस आपके मनी में वैल्यू किए जा सकते हैं बेटा, वही रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग यही बोलता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पैसे में वैल्यू किए जाए, आप उसे ही रिकॉर्ड कर सकते हो ट्रांजैक्शन के तौर पे। आया समझ में कि नहीं है? अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, किसी भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकता। समझ में कि नहीं? अभी मैं बताता हूँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, किसी भी कंपनी में बेटा
उसके एम्प्लॉय जो होते हैं, बोला जा सकता है दैट इज द बिगेस्ट एसेट फॉर एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का ग्रोथ हो या डिक्लाइन हो, हमेशा इस पे डिपेंड करता है कि उसकी कंपनी के एम्प्लॉय कैसे हैं, राइट। अगर कंपनी के एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, तो कंपनी के लिए एसेट है, उसकी वजह से कंपनी ग्रो करती है, राइट। तो ये भी एक तरह से बोल सकते हो कंपनी के लिए बहुत अच्छा फैक्टर है, जिसकी वजह से कंपनियां ग्रो करती है, तो इसे भी रिकॉर्ड करना चाहिए। बट क्या होता है, ऑनेस्टी को आप मनी में वैल्यू नहीं कर सकते, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसीलिए इसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। डिसिप्लिन, मान लो आपके कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं बहुत डिसिप्लिन है, राइट, बट उसे भी क्वालिटिव एस्पेक्ट ऑफ माना जाता है, तो इसे भी हम लोग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। इन द सेम वे, अगर एम्प्लॉय आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये भी आपके कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, बट स्टिल वी डोंट मेजर दिस। तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स वी हैव टेकन टिल हियर। इसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, और ऐसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग को कभी भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है आप उसी ट्रांजैक्शन को बच्चों मेजर करो, उसी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करो जिसको हम पैसे में वैल्यू कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं है? नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब समझ लेते हैं बेटा, कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, आज हम मान लो, पहले हमने कहा कि बिजनेस हमारा क्या है, हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस, जब भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि भैया अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन किया था कि पहले ही था कि जो हमारा रहेगा गोइंग कंसर्न रहेगा। गोइंग कंसर्न रहने का मतलब क्या हो बच्चा, हम ये मानते हुए चलते हैं कि हमारा बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान रहे हो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पे, राइट, और ये मान के चल लो कितना भी कम चलेगा तो हमारा बिजनेस बहुत सालों तक चलेगा। तो मैंने मान लिया, अज्यूम किया कि आपका जो बिजनेस है 30 सालों तक मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके बिजनेस का लाइफ हो गया मान लो 3 साल। तो बिजनेस आपका 3 साल बाद, 30 इयर्स के बाद, मान लो आपका बिजनेस यहाँ पे आपको लगता है कि बिजनेस 30 साल बाद एंड हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा करोगे कि आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, और यहाँ पे जब बेटा आपने स्टार्ट किया बिजनेस में, तो आपने बिजनेस में पैसे लगाए, तो क्या आप 30 साल बाद जाके देखोगे कि आपके बिजनेस में कितने की प्रॉफिट या लॉस हुई है? क्या आप 30 साल बाद अपने बिजनेस को प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे या लॉस कैलकुलेट करोगे? नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि आप आज स्टार्ट कर रहे हो, 30 साल बाद आपका बिजनेस बंद होगा, और 30 साल बाद प्रॉफिट और लॉस अगर आप निकालने जाओगे तो वो गलत सिस्टम फॉलो करोगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो जितने साल भी आपके बिजनेस चलने वाले हैं उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। समझ में कि नहीं है? उसी को देखो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 30 साल को एक एक साल करके बांट दिया पीरियड में। इस एक एक साल पीरियड जनरली हम लोग 1 ईयर का पीरियड ले रहे हैं, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। मतलब आपका 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होगा, मतलब आपके जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा हर 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 साल का हमने लिया है। जनरली अकाउंटिंग में हम लोग 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं, राइट। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस विल नॉट बी कैलकुलेटेड आफ्टर 30 ईयर। जैसे मैंने कहा आपने बिजनेस यहाँ किया, आपका बिजनेस 30 साल बाद एंड होने वाला, तो क्या आप 30 साल बाद प्रॉफिट करोगे कैलकुलेट? नहीं बच्चों। तो प्रॉफिट एंड लॉस विल नॉट बी कैलकुलेटेड आफ्टर 30 इयर्स, बट ईयर आफ्टर ईयर, मैंने अभी कहा हर साल आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, ईयर आफ्टर ईयर। सो अकाउंटिंग पीरियड इज 1 ईयर। इसीलिए मैंने क्या कहा, आप हर साल का प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट करोगे, इसीलिए इसको कहा गया अकाउंटिंग पीरियड। जनरली आपका अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होता है बेटा? 1 ईयर का होता है। और हर बिजनेस में हम लोग एक एक साल में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इस साल कितना प्रॉफिट आया, दूसरे साल में कितना आया, तीसरे साल में कितना आया, ताकि हम कंपेयर भी कर सके कि अगर हमारा पहला साल में इतना प्रॉफिट है, दूसरा साल में इतना है, तीसरा साल में इतना है, तो हम लोग इजीली क्या करते हैं, कंपेयर कर पाएंगे कि भैया हमारा बिजनेस क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड हमारा ग्रो कर रहा है, या हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। तो कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब आप पूरे लाइफ के बिजनेस के लाइफ को अब छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करोगे, जो कि जनरली 1 ईयर का होता है। आई होप एवरी ईयर अंडरस्टैंड। यहां पे देखो, अकाउंटिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। अभी जैसे मैंने कहा लाइफ 30 साल का था, आपने इसको एक एक साल छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर लिया, जो कि जनरली 1 ईयर का था। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। इसी को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। इसीलिए देखो इसे क्या कहा गया बेटा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बताता है कि आप जितने भी साल आपका बिजनेस चले, बट आपका हर साल एक एक साल आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा जब आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इसे कहते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड हियर। अब आते हैं नेक्स्ट में बेटा,
व्हाट आर द फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आपको जानना है कि अकाउंटिंग फीचर्स क्या होते हैं तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि पहला चीज ये है, देखो दीज आर मैन मेड, इसे कितने बनाया है, किसी एक इंसान ने बनाया। दूसरा, दीज आर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, ये बदलाव किया जा सकता है, चेंजेस आ सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तीसरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड, अभी हम लोगों ने शुरू में कहा था कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसे सारे कंपनियां सारे देश फॉलो करते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कहा गया है, राइट। व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने पहले ही बता दिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों है, क्योंकि भैया मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, सारे लोग एक जैसा अगर अकाउंटिंग बनाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी रहेगा, राइट, ताकि कंपैरिजन हो सके, एनालिसिस हो सके, राइट। दैट टू इनेबल कंपैरेबिलिटी, वही मैंने कहा ना, कंपैरेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तीसरा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम यूजफुल ओनली व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड। तो जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल बच्चा फॉलो करते हो तभी आपके जो पिछले सालों के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है आप यूज कर सकते हो रेफरेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए, एनालिसिस के लिए। क्यों? क्योंकि आपने सेम मेथड को फॉलो किया। अगर आप हर साल चेंज करते रहोगे तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। एंड नेक्स्ट आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब इसको देखो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसके बारे में क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। मैंने कहा बच्चा कि मान लो इसका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बताता है अकाउंटिंग का कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन ट्रूली डिस्प्ले होने चाहिए आपके कंपनी के अकाउंट में, पूरी तरह से आपको दिखाना होगा। आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। अगर आप ऐसा छुपाते हो तो दैट यू आर वर्किंग अगेंस्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि गलत होगा, राइट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, सारे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो जरूरी है अपने स्टेक होल्डर को बताना, सप्लायर को जानना, शेयर होल्डर के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट को जानना जरूरी है, वो सारे सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट में शेयर करने होंगे, दिखाने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी एज शोन इन फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फुट नोट में हम कंटिजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, जैसे बच्चों मैंने कहा ऐसी कोई लायबिलिटी जो आज वो आपकी लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर में जाके अगर वो लायबिलिटी बन सकती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी, जो फ्यूचर में लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, आपने बिल डिस्काउंट कराया तो वो आपकी हो गई क्या, कंटिजेंट लायबिलिटी। हो सकता है बाद में बिल ऑनर्ड हो जाए, अगर ऑनर्ड हो जाएगा तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं बनेगी, और अगर वो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड हो जाए तो वो आपके लिए लायबिलिटी बनेगी। इसीलिए उसे क्या करते हैं, उसे हमेशा फुट नोट पे दिखाते हैं बैलेंस शीट में एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। समझ में आया बच्चों। तो बिजनेस फुल इंफॉर्मेशन टू यूजर, जो भी यूजर हैं इन बिजनेस के, चाहे वो शेयर होल्डर हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपके सप्लायर हो, या कोई भी स्टेक होल्डर है आपके बिजनेस का, एनीवन इज द स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, उन्हें आपके छोटे से छोटे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके अकाउंटिंग बुक में शो करने पड़ेंगे। तो ये आपका बताता है क्या बेटा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो नाम से ही आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली यहां पे क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये भी आप ध्यान में देखो, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है। मटेरियल मींस इंपॉर्टेंस, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंस यहां पे होता है, मटेरियलिटी मतलब ये आपका बता रहा है इंपॉर्टेंस, ठीक है ना बच्चों, इंपॉर्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए आपके पास हैं और 500 रुपए आपने गुम कर दिए कहीं पे। 500 रुपए हम सब हैं, हमारे पास है, आपके पास है बच्चों, और ये 500 रुपया हमारा खो जाता है, राइट। और वही 500 रुपया मान लो बिल गेट्स के पास भी है, उनका भी 500 खो जाता है। तो ये आप बताओ कि ये 500 रुपया किसके लिए ज्यादा मायने रखता है, क्या आपके लिए, मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, या बिल गेट्स के लिए मायने रखता है? नहीं बेटा, बिल गेट्स के लिए 500 रुपया कोई मायने नहीं रखता है, बट हमारे लिए 500 रुपया मायने रखता है। तो ये हमारे लिए मटेरियल हो गया, क्या हो गया, मटेरियल, इंपॉर्टेंट हो गया। बट यही 500 रुपया उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दिस इज इमटेरियल टू बिल गेट्स। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
इसीलिए मैंने कहा मटेरियल है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये इमटेरियल हो जाता है। समझ में कि नहीं है? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन आइटम इज डिस्क्लोज इफ इट इज मटेरियल, मतलब आपके बिजनेस के लिए अगर वो आइटम इंपॉर्टेंट है तो आप उसे दिखाओगे, और अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज डिपेंड टू बिजनेस डिपेंड करता है कि वो 500 रुपया या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन आइटम इज डिस्क्लोज इफ इट इज, जैसे आई लॉस्ट 500, आई विल रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड करेंगे। ही मिस्टर बिल गेट्स लॉस्ट 500, ही विल नॉट रिकॉर्ड, बिकॉज इनके लिए वो इमटेरियल है, बट हमारे लिए क्या है बच्चों, वो मटेरियल है। समझ में आ गया नहीं है? तो दिस प्रिंसिपल सेज टू रिकॉर्ड इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, इसको भी समझना। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, आपको पहले ही समझ में आ रहा है, तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो कॉस्ट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फिक्स्ड एसेट ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द बुक एट कॉस्ट, इग्नोर द मार्केट वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये प्रिंसिपल बताता है कि जब भी फिक्स एसेट्स को आप रिकॉर्ड करते हो इन द बुक, वो हमेशा कॉस्ट में रिकॉर्ड होगा। किस में रिकॉर्ड होगा बेटा? कॉस्ट में। वो कभी भी मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर? मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई एसेट है 5 लाख में खरीदी है, आज उसका वैल्यू हो गया फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए, तो या 6 लाख रुपए, तो हम अब, या मार्केट वैल्यू उसका चल रहा है 15 लाख रुपए, तो हम 15 लाख में नहीं रिकॉर्ड करते, हमने जितने में खरीदा वो जो हमारा कॉस्ट था उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए इसे कहा गया बच्चा कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट में जितना कॉस्ट था उसके हिसाब से आप रिकॉर्ड करते हो, ना कि प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मार्केट प्राइस रियलाइजेबल वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन द एसेट्स इज एक्चुअली सोल्ड। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है बेटा कोई भी एसेट्स है रियलाइजेबल वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू जितने में बिक मिलना चाहिए वो तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब आप उसे सेल करते हो, उससे पहले रियलाइजेबल वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मार्केट प्राइस, जो कि रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, आज के टाइम में, आज के डेट में उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उसको रियलाइजेबल या मार्केट वैल्यू बोलते हैं। राइट? इज रिकॉर्डेड इन द बुक, आप बुक में तभी रिकॉर्ड करते हो जब आपका एसेट एक्चुअली में सोल्ड होता है। मैंने क्या कहा था अभी, इससे पहले बोला था ना बच्चा हम लोगों ने कॉस्ट कंसेप्ट में कि कॉस्ट कभी भी एसेट हमारी कॉस्ट वैल्यू में रिकॉर्ड होती है, मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं होती। रियलाइजेबल वैल्यू उसी से रिलेटेड बोलता है कि हाँ आपकी जो एसेट्स है बुक में कॉस्ट वैल्यू में ही रिकॉर्ड होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन अगर आप उसे बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तब उसे हम लोग मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। जैसे यहां पे मान लो मशीनरी एसेट रिकॉर्ड इन द बुक एट कॉस्ट वैल्यू में ही रिकॉर्ड की जाती है। मान लो मशीन का दाम है आपका 1 लाख रुपए, राइट? अगर मान लो फॉर एग्जांपल आफ्टर फ्यू डेज आपको पता चला, ठीक है ना, आपको पता चला कि मार्केट में उसका दाम हो गया 95,000, तो क्या आप अपने एसेट्स को 95,000 में रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे, ये हमेशा 1 लाख में ही रिकॉर्ड रहेगी। मान लो एक हफ्ते बाद फिर आपको पता चला कि आज उसका दाम हो गया 80,000 रुपए, तुम्हें अब टेंशन हो रहा है कि बाबा मैंने तो 1 लाख में मैंने खरीदा, दाम इसका घट के हो गया 80,000, तो चलो इसको काट के 80,000 कर लेते। नहीं कर सकते, वो 1 लाख में ही रिकॉर्ड होगा। फिर मान लो एक हफ्ते बाद पता चला अरे ये तो दाम हो गया 55,000 रुपए, तो 55,000 है तो क्या आप 1 लाख में रिकॉर्ड करोगे या 55,000? 55,000 में नहीं करना बेटा, 1 लाख में ही करना है, जो आपका कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है। लेकिन जैसे ही अगर आप 55,000 दाम हुआ, आपने क्या किया, सोल्ड व्हेन द प्राइस इज 50,000, इस प्राइस में आपने उसको बेचने का डिसाइड कर लिया। अब देखो बच्चा, जब आप डिसाइड करते हो कि हम 55,000 में बेचेंगे, तो नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन रियलाइज, तो अब आपको वो 55,000 रुपए रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट यही कहता है कि मार्केट वैल्यू में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब आप एसेट को बेचते हो, अदरवाइज आपका कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर बच्चा। अब आ जाता है नेक्स्ट कंसेप्ट, ये जो बोलता है बच्चा कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस।
ये क्या बोल रहा है? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोलता है आने वाले फ्यूचर में आप कभी भी किसी प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। आप ये कभी मान के कि हाँ आने वाला टाइम में मेरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसीलिए कभी भी हमारा ये प्रिंसिपल बताता है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। किसी भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट जो आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगी, उसे कभी रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि देयर विल बी अ पॉसिबल लॉसेस, देन यू कैन रिकॉर्ड दिस, बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। आया समझ बच्चों? जैसे मान लो ये बंदा है, तुम्हें दिख रहा है ना, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा, ये आपको दिख रहा है ना बेटा? तुम जैसे लगा, तुम रात में सोए, सपना देख रहे हो, तुम्हारे सपने में आ रहा है, देखो आंख के सामने सपना दिख रहा है इसका, सपने में इसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो भैया इसको सपने में देखने वाला चीज कभी पूरा नहीं होता बेटा। तो आप सपना देख रहे हो कि मेरा प्रॉफिट होने वाला है, अब ये सोचे, रात में सोए, सुबह में उठे, अरे बाप रे इतना प्रॉफिट होने वाला है, तुरंत गए बुक में रिकॉर्ड करने, कभी भी आप नहीं कर सकते। सपना कभी सोने में पूरा नहीं होता बेटा। अगर सपना देखते हो तो जाग कर सपना देखो, और सपना वही पूरा होता है जो जागते हुए देखा जाए, ना कि सोते हुए। तो अकाउंटिंग भी यही बोलता है कि अगर आप सो के सपना देख रहे हो कि फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट होने वाला है, तो आपका वो कभी प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करोगे। समझ में आया कि नहीं है? तो जागते में अगर सपना देख रहे हो कि हाँ मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला, तो हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड नहीं करना, डू नॉट रिकॉर्ड। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो उसे रिकॉर्ड जरूर करना। इसी का मतलब यही प्रिंसिपल कहता है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल। जैसे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस। इसीलिए देखो हम लोग इसी प्रिंसिपल के तहत जब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, तो मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस, आज के डेट में जो दाम है उसमें रिकॉर्ड करेंगे, या जो कॉस्ट है उसमें रिकॉर्ड करेंगे जो उसका कम वैल्यू है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड हियर। चलो बच्चों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, मैचिंग प्रिंसिपल। ये भी बहुत सिंपल है। मैचिंग का मतलब है, सिंपल में मैं बताऊं तो, एक्सपेंसेस और इनकम को मैच करके चलना। आया समझ में बच्चों? मतलब किसी इनकम को कमाने के लिए, उस इनकम को कमाने के लिए, अगर उस इनकम को, किसी इनकम को कमाने के लिए, उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी खर्च आपने किया है, तो अगर इनकम रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए जो खर्च किया है वो भी रिकॉर्ड करना। इसीलिए एक्सपेंस और इनकम को मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू। कोई भी खर्चा आपने किया है, मान लो इस एक्सपेंस को आपने किया इस रेवेन्यू को कमाने के लिए। देखो बच्चा ध्यान से सुनना, इस खर्चे को आपने किया, ये रेवेन्यू, मान लो आपने 500 रुपए कमाए, उस पर आपके खर्चे हुए 300 रुपए, तो क्या करोगे आप? 500 रुपए रेवेन्यू जब रिकॉर्ड करोगे तो उसके ऊपर जितने भी खर्च हुए हैं वो भी रिकॉर्ड करना है। आए समझ नहीं आया? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करो द सेम ईयर। मतलब अगर आपने 500 रुपए कमाने के लिए 300 रुपए इस साल खर्च किए हैं, ठीक है, तो आपको इस साल 300 रुपए ही एक्सपेंस में दिखाने हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, और एक तो बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपके टोटल खर्चे हुए 300 रुपए, लेकिन आपने 250 रुपए पे कर दिए और 50 रुपए अभी भी देना बाकी है, तो आपने तो दिया नहीं। तो तुम क्या सोचोगे, सर 500 रुपए हमने कमाए लेकिन हमने पे तो अभी तक 250 रुपया किया है, तो हम ये 500 कमाने के लिए 250 रुपया हमने पे किया, तो इसी रिकॉर्ड करेंगे। नहीं बेटा, आपने 500 कमाने के लिए 250 रुपया खर्च नहीं किया। भले आपने अभी 250 ही पे किया है, लेकिन आपने खर्च किया है 300 रुपए। 50 रुपए आप बाद में भले दोगे, लेकिन रिकॉर्ड पूरे के पूरे 300 रुपए किए जाएंगे, बिकॉज आपने इस 500 को अर्न करने के लिए 300 रुपया पूरा खर्च किया। जैसे यहां पे देखो, फॉर एग्जाम्पल एक साल है, आपने इन 1 ईयर गुड्स सेल किया तो रेवेन्यू आया। तो जैसे इफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन करंट ईयर, आपने ये प्रॉफिट कमाया इस साल,
और इस खर्चे को, इस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने सैलरी दिया, रेंट दिया, मेंटेनेंस का खर्च किया, तो इसे बोलते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट द अबव रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इस इनकम को जनरेट करने के लिए, देखो बच्चों ध्यान से देखना, इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने ये सारे एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए खर्च किए। तो इफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर, इफ रेवेन्यू की जनरेट करने के लिए खर्च हुआ, देन एक्सपेंसेस आर आल्सो रिकॉर्ड इन द सेम ईयर। मतलब यहां पे जो भी रेवेन्यू आपने कमाया है, इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी खर्च आपने किए हैं, ये सारे खर्चे रिकॉर्ड होंगे सेम ईयर में, जिस ईयर में ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। तो यही हमारा बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल, जो मैंने अभी आपको समझाया। अगर समझ में नहीं आता बच्चों तो तुरंत बताओगे, एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर वंस अगेन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, बचपन में 11 में आपने ये सीखा था कि डबल एंट्री मेथड, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग हमेशा की जाती है डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री बोलता है कि हर चीज का डेबिट तो क्रेडिट होगा, किसी चीज को अगर डेबिट करते हैं तो उसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जरूर किया जाएगा। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। इसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में B11 में सीखे होंगे कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स आपकी डेबिट होती है और ये दोनों आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जितना आपका डेबिट में रिकॉर्ड होता है और उतना ही आपका क्रेडिट में ही होता है जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते होगे। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। अब आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसको भी ध्यान से समझ लो बच्चा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन राइट टू रिसीव इज स्टेबलाइज्ड। मतलब जब भी आप कोई भी, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्ड करना। रेवेन्यू आपने सेल किया, वो रेवेन्यू जनरेट हुआ। रिकॉर्ड कब करोगे, रिकॉर्ड करना है व्हेन राइट टू रिसीव, जैसे ही आपको पैसे मिलने का अधिकार मिल गया आप तुरंत उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। इसीलिए कहा गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब यहां पे रिकॉर्ड करना एक तरह से हुआ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बच्चा, आपने आज किसी को 50,000 रुपए का सामान बेचा, तो पैसे तो आपको आज नहीं मिल रहे, मान लीजिए आपने उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा, राइट। तो जब आज आपने 50,000 रुपए का सामान बेचा, मान लो पैसे 15 दिन बाद देगा, लेकिन आप रिकॉर्ड कब कर रहे हो, आज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आज ही आपका राइट बन गया कि उस बंदे से 15 दिन बाद जाके पैसे आप ले सको। तो राइट कब रिसीव हुआ, जिस दिन आपने रेवेन्यू जनरेट किया। तो इसीलिए कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा जिस दिन राइट टू रिसीव, जिस दिन राइट टू रिसीव आपके पास आ जाती है। तो आज मैंने सेल किया, रेवेन्यू आया, उसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि आज ही मेरे पास उससे पैसे लेने का हक मिल गया है, राइट। तो इसी को कहा गया है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। जैसे मान लो गुड्स सोल्ड ऑन 1 जुलाई ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स बेचा, ये आपका रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का डेट है। और मनी के रिसीव कब होगा आपको, 16 जुलाई को। तो जिस दिन आपका रेवेन्यू आया इसी दिन आपको राइट भी मिल गई बच्चा कि आप उससे 50,000 रुपए या 20,000 रुपए ले सकते हो। तो इसीलिए रेवेन्यू सेल विल बी रिकॉर्डेड ऑन 1 जुलाई, क्योंकि रिसीव आपका राइट टू रिसीव भी आ गया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। आया समझ में कि नहीं है। और अब इसको अगर आप इस सारे कंसेप्ट को बच्चों गो थ्रू अच्छे से कर लेते हो और इसको करने के बाद आप जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू हैं फाउंडेशन में जो आते हैं, आप इसको अगर करोगे तो हर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट्स है और अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन से रिलेटेड कोई अच्छे टॉपिक और भी आपको जानना है तो आप उसको भी कमेंट में कर सकते हो। ओके, देन सी यू ऑल इन द